दो ऐसे कातिल जिसने 2006 में कत्ल किया और 2025 में पकड़े गए हैं। उसने एक लड़की के समेत उसके 2 बच्चियों का कत्ल किया और 2025 में आप पकड़ा गया। तो पूरी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। केरल की जो है बात है। केरल में एक गांव पड़ता है कोलम जिला, गांव का नाम है आंचल। वहां पर 10 तारीख 2006 की बात है। महिला जो है, एक महिला होती है संथम्मा, उसकी बेटी होती है और बेटी की 2 बेटियां हो जाती हैं। 2 बेटियां जो है जुड़वा होती हैं। जब उन बेटियों के बारे में जो है पंचायत में वो लिखाने जाती है कि इनके नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, और फिर ये सबको लिखाती है पंचायत में, जो उसको डॉक्यूमेंट जमा करने जाती है। उसके बाद जब लौटती है तो देखती है कि उसकी बेटी को और उसके साथ साथ उसकी 2 बेटियों को जो जन्म हुआ था, जिनका जन्म हुए 17 दिन ही हुआ था, उसका कत्ल हो जाता है। तो वो रोने चिल्लाने लगती है और सब लोग, आसपास के लोग वहां पर आ जाते हैं। तो फिर मामला बढ़ता है, पुलिस आती है, सब कुछ लिखा आता है कि क्या क्या चीज़ है। तो उसके बाद जांच शुरू होती है। तो 17 दिन की 2 बच्चियों का जो है माँ का कत्ल होता है, इसके बारे में जांच होती है। तो उसके बारे में पता चलता है कि इसके पति का नाम ही नहीं है, कोई पति था ही नहीं। लोग, गांव के लोग पूछते हैं तो पुलिस जानकारी लेते हैं कि आखिर कौन आया था, यहाँ पर क्या हुआ था। तब आसपास के लोग बताते हैं कि एक बाइक आई थी, बाइक के ऊपर एक लड़का था, लड़का आया था, वही शायद ये सब किया होगा। तो वो बाइक की तलाश की जाने लगती है। तो बाइक की तलाश करने लिए तो जो है बाइक कन्नूर के श्रीकंठपुरम का रहने वाला राजेश कुमार के नाम का एक फौजी था, उसके नाम जो है वो बाइक रजिस्टर्ड थी। उसके लिंक के बारे में पता चलता है और वो जो है एक फौजी था। पंजाब के पठानकोट के एडी रेजिमेंट में वो फौजी था और वो ये सब कत्ल का अंजाम देता है। ये सब बात वहां पर पता चलता है। जांच में दिबिल कुमार का भी नाम आता है। तो दिबिल कुमार का नाम आता है तो वो पुलिस जो है उसकी संथम्मा से, जिसकी कत्ल होती है, जिस बेटी की और उसकी 2 बच्चियों की, उसकी माँ से पूछती है। तो दिबिल कुमार के बारे में उसकी माँ बताती हैं कि दिबिल कुमार और जो है हमारी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संथम्मा ने दिबिल कुमार के बारे में बताया कि दिबिल कुमार जो है कोलम जिला के अलिया मन्नम गांव का रहने वाला था और लड़की हमारी जो थी उसका नाम रजनी था, वो भी वहीं की रहने वाली थी। और दिबिल कुमार को से प्यार करती है। प्यार करने के बाद बहुत समय तक जब रिलेशन में रहते हैं तो जो है कभी एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब दिबिल कुमार से वो रजनी कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप इसको जो है हम लोग शादी कर लेते हैं। तो दिबिल कुमार कहता है कि नहीं, हम लोग शादी नहीं करेंगे, अभी जब शादी करेंगे बाद में, पहले आप ये लड़कियों को आपको नहीं रखना चाहिए। मैंने कहता है इसको जो है आप ना रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा। लड़की मना कर देती है और उस लड़की को कहती है मैं इसको जन्म दूंगी और रखूंगी और आपको नहीं रहना है तो आप ना रहिए, कोई बात नहीं। दिबिल कुमार अपनी ड्यूटी पर इसके बाद चला जाता है। ड्यूटी पर जाने के बाद जो है लड़की का जो है पेट धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। और ये गांव अलिया मन्नम में जो उस समय रह रही होती है। तो अलिया मन्नम जब पेट बाहर निकलने लगता है तो धीरे धीरे उसकी माँ बाद में उसको दूसरी जगह ले जाती है कि इसका अगर डिलीवरी यहाँ पर कराएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, और ये सब बात धीरे धीरे खुल भी जाती है अलिया मन्नम में। तो फिर उसको ले जाती है केरल के तिरुवनंतपुरम में एक हॉस्पिटल होता है, एसएटी हॉस्पिटल। एसएटी हॉस्पिटल में वहाँ पर डिलीवरी करने के लिए जब ले जाती है तो वहाँ पर पता चलता है कि लड़की जो है कुंवारी है। तो कुंवारी है तो बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। हॉस्पिटल में फैल जाने के बाद आसपास भी फैलती है। तो वहाँ पर एक आदमी पहुंचता है और कहता है मैं आप ही के जिले का हूँ और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। वो अपना नाम जो है अनिल कुमार बताता है। अनिल कुमार जो है कहता है अगर पैसे की कमी होगी तो पैसा मैं दूंगा, अगर आपको ब्लड का कमी होगा तो खून मैं दूंगा। ये सब सुनकर जो है उसकी माँ थोड़ा होती है कि चलिए ठीक है, कोई तो है जो उसकी मदद करने के लिए आया है। तो फिर वो जो है अनिल कुमार जो अपना नाम बताता है वो बैठा रहता है वहाँ पर जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में देखता है सब। फिर उसके बाद रजनी से कहता है कि आप अपने गांव ना जाइएगा, अलिया मन्नम में मत जाइएगा, कहीं अलग जाए, क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगी तो आपको जो है लोग किसी तरीके से ना जो है क्रिटिसाइज करेंगे कि किसका बच्चा है, क्या है, कैसा है, सब लोग यही कहेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप रह नहीं पाओगे वहाँ पर। फिर ये गाँव डिसाइड होता है, उसका नाम होता है आंचल गाँव। रजनी को कहता है कि तुम लोग आंचल गांव रहो, क्योंकि आंचल गांव में वो उसके लिए घर ढूंढ देता है और वहीं पर वो लोग रहने लगते हैं। 10 तारीख 2006 को अनिल कुमार घर आता है और जिसको दिबिल ने भेजा था। अब ये बात पता चलती है वहां पर कि 10/2/2006 को ये बात चलती है कि जो अनिल कुमार बनकर आया था उसका नाम जो है वो राजेश कुमार है, क्योंकि जो है बाइक उसकी बरामद होती है तो राजेश कुमार के नाम से मिलती है। तो वो अनिल कुमार ना होकर के राजेश कुमार था। और राजेश कुमार को भेजा किसने था, आखिर राजेश कुमार ने क्यों किया, तो बाद में पता चलता है कि
दिबिल कुमार जो था उसका बच्चा था, और वो ये नहीं चाहता था कि ये बाद में सबको पता चले कि मैं इसका बाप हूँ कि क्या हूँ। क्योंकि बात उठती है कि बच्चा किसका है, तो बच्चा किसका है, तो गांव वाले ताने मारने लगते थे। तो जब ताने मार रहे थे तो वहाँ के लोग जो है, उसकी माँ संथम्मा जाती है और पंचायत भवन में ये सब पूरा जमा करती है कि इसका बच्चा जो है दिबिल कुमार का बच्ची है, जो पैदा होती है 17 दिन की हुई थी उसके बारे में। और राज्य महिला आयोग से को पत्र लिखती है कि प्रेमी के बारे में सब कुछ बताती है कि दिबिल कुमार कौन है, कहाँ पर पोस्टिंग है, फौजी में है तो कहाँ पर पोस्टिंग है, और कब से उनका जो है प्रेम संबंध चल रहा था। तो महिला आयोग जो है से कहती है कि आप लोग डीएनए टेस्ट करा लीजिए और पता कर लीजिए कि इसके बाप जो है दिबिल कुमार ही है। तो महिला आयोग जो है ये टेस्ट कराने के लिए मंजूरी लेती है। मंजूरी लेने के बाद जो है महिला आती है और उनके माता और बच्चियों का जो है डीएनए सैंपल टेस्ट लेकर चली जाती है। उसके बाद में इधर कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद जब महिला आयोग से डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये बात सही है और दिबिल कुमार इसके असली पिता हैं। उधर जब पुलिस पहुंचती है गिरफ्तार करने दिबिल कुमार को, तो दिबिल कुमार अपने पठानकोट में अपने रेजिमेंट में एडी रेजिमेंट जो रेजिमेंट बताया गया वहां पर नहीं मिलते हैं। वो वहां से दोनों गायब हो जाते हैं। राजेश कुमार भी गायब हो जाता है, दिबिल कुमार भी गायब हो जाता है। दरअसल राजेश कुमार जो अनिल कुमार बनकर आया था वो भी वहीं पर था और वो भी फौजी ही था। दोनों फौजी थे, दोनों दोस्त थे। तो दिबिल कुमार के लिए राजेश कुमार पहुंचता है और दोनों का कत्ल करके वो यहाँ से निकल जाता है। तो पुलिस जब निराश हो जाती है तो उनके घर पहुंचती है, दबिश देती है, लेकिन घर वालों को कहना होता है कि उनके बारे में कोई पता नहीं है और वो दोनों लोग कोई संपर्क नहीं करते हैं घर से। फिर वो दोनों लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता है। सीडी के पास जब मामला पहुंचता है तो अभी जांच करती है और जांच में उसको जो है दिबिल कुमार को और राजेश कुमार को पकड़ नहीं पाती है। सीबीआई की मांग करती है। फिर संथम्मा जो है हाईकोर्ट चली जाती है। हाईकोर्ट जाने पर उन्होंने ये मांग रखती है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए और उनको पकड़ा जाए। सीबीआई लगातार 2-3 वर्ष तक जांच करती है और राजेश कुमार और दिबिल कुमार को पकड़ नहीं पाती है। जब राजेश कुमार और दिबिल कुमार को पकड़ नहीं पाती है तो 2013 में जो है अपने कोर्ट को अपना चार्जशीट सौंप देती है और अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। सब बता देती है कि अपराधी को पकड़ा नहीं जा सका है क्योंकि उनका कोई पता नहीं है। जब एक बार की बात है, एक बार की बात मैं कहूँ कि 2024 और 25 की बात है। 2024-25 में जब एडीजी एक होते हैं लोअर लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी, वो अपने ऑफिस में बैठे थे और लोगों से बात कर रहे थे। तो कह रहे थे कि चलिए कोई पुराना केस हो जो अभी सॉल्व ना हुआ हो तो उसको देखते हैं, शायद हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। तो वो एक अधिकारी को कहते हैं कि आप कुछ ऐसे फाइल लाइए जिसके बारे में पुराने जो है मामलों को देखा जाए। तो वो अधिकारी कई फाइल को लाता है और उसी केस के बारे में फिर जिक्र करने लगता है कि 19 साल पहले लगभग ये मामला हुआ था और वो दोनों फरार हैं, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तकनीकी अधिकारी जब ये फाइल रखता है उनके सामने तो एडीजी उससे कहते हैं कि इसके बारे में कोई क्लू निकालो कि जिससे हम लोग अगर पहुंच पाए तो पहुंचे। तो तकनीकी अधिकारी जो होता है वो कंप्यूटर पर बैठ जाता है। कंप्यूटर पर बैठने के बाद कुछ दिनों में वो एआई की मदद से पुरानी पहले फोटो दिबिल कुमार और राजेश कुमार की निकालता है। उससे बाद 19 साल बाद कैसे दिखते हैं ये तलाशने का प्रयास करने लगता है कि 19 साल बाद वो लोग कैसे दिखते होंगे, उनके बाल कैसे हो गए होंगे, उनकी झुर्रियाँ कैसे आ गई होंगी और उनके झुर्रियाँ आने के बाद उनके मतलब है कि बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है, कैसे अब दिखते होंगे 19 साल बाद। क्योंकि 2006 का मामला है, 2025 चल रहा है, शुरू हो गया है। तो 24 का लास्ट था, 25 शुरू हो गया था। तो कैसे दिख रहे होंगे। तो लास्ट में एक फ़ोटो निकल कर आती है। तो फ़ोटो करता है, सब कुछ जब परफेक्ट लगता है कि इसको अपलोड कहीं करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, तो उसको फेसबुक पर अपलोड कर देता है। फ़ोटो लेकर जो है फेसबुक पर जब अपलोड कर देता है और वो देखने लगता है कि ये फ़ोटो किससे मैच होती है। शायद कोई ऐसा फ़ोटो हो जो मैच कर रही हो। तो तमाम जो है फ़ोटो को रिकवर किया जाता है, इससे मैचिंग किया जाता है। मैचिंग करते करते पूरे फेसबुक पे लगभग एक फ़ोटो मिलती है विष्णु कुमार की। विष्णु कुमार की प्रोफाइल से मैच करती है, वो 90% उस फोटो से मैच करता है। मतलब एआई का इतना सटीक नतीजा निकलता है कि 19 साल बाद एक व्यक्ति से जो फोटो मैच करता है वो 90% मैच करता है और वो जो नाम होता है विष्णु कुमार होता है। अब विष्णु कुमार जो है के पास वो लोग बात करते हैं एडीजी और पुलिस। एडीजी का नाम जो होता है मनोज अब्राहम होता है। मनोज अब्राहम से लोग बात करते हैं कि क्यों ना इसको हम लोग पकड़ा जाए और इसे पूछताछ की जाए। तो ये लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, इससे पूछताछ करते हैं। तो वो जो प्रोफाइल पिक्चर होता है वो पांडिचेरी में जो है दिखाता है कि पांडिचेरी की फोटो है। पांडिचेरी में एक व्यक्ति है विष्णु कुमार की जो है शादी की ये फोटो है। शादी की में उसका 90% जो है मैच होता है। तो वहाँ पर वो लोग किसी तरीके से फेसबुक की मदद से, अन्य मदद से वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचते हैं तब वहाँ पर राजेश कुमार को पकड़ते हैं।
जो विष्णु कुमार होता है वो राजेश कुमार को पकड़ते हैं, और जो महिला थी वो उसकी शादी हुई थी एक महिला शिक्षिका से, और जो लोग इंटीरियर डिजाइनर करते थे। तब राजेश कुमार को जब पकड़ते हैं तो राजेश कुमार को फिर दबिश देते हैं कि बताओ वो दिबिल कुमार कहाँ है। तो दिबिल कुमार जो वहाँ पर रह रहा था उसने भी अपना नाम चेंज कर लिया था और उसका नाम हो गया था विप्रेन कुमार। विप्रेन कुमार बना था और दिबिल कुमार जो है एक ही व्यक्ति हैं, ये विप्रेन कुमार बन गया और वहाँ पर लगभग 19 साल से रह रहा था। उसने भी एक शिक्षिका से ही शादी की और वो भी इंटीरियर डिजाइनर का जो है काम करता था। तो दोनों लोग वहाँ पर पकड़ जाते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि एडीजी साहब ये तो बता दीजिए कि हमको आप लोगों ने पकड़ा कैसे 19 साल बाद। इन दोनों की शादी भी हो गई थी, ये लोग नाम बदल के भी रहे थे, इनके बच्चे भी हो गए थे, सब कुछ थे, लेकिन 19 साल बाद जब एडीजी ने पकड़ा था तो कैसे पकड़ा है, ये लोग अचंभित हो जाते हैं। तो जो है एडीजी उनको पूरी बात बताते हैं कि हमने आपको इस तरीके से पकड़ा है, ये मामला पूरा था और अब आप धरे जाओगे और आप कानून की चपट में आ गए हो, कातिल हो आप लोग। अब एक लड़की की और उसकी 2 बच्चियों का आप लोगों ने कत्ल किया है, उससे पहले उसके साथ गलत करके उसको प्रेग्नेंट करके आप लोगों ने शादी भी नहीं की थी, उसको छोड़ दिया था, तो लंबे धरे जाओगे। तो देखते हैं क्या होता है इस मामले में। और मैंने सोचा कि आपको ये कहानी बता दी जाए। मेरा कतई ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाया जाए, किसी मामले को ऐसे उजागर की जाए ताकि उसकी बदनामी हो, क्योंकि ये मामला जो है सामने आया है तो तमाम सोशल मीडिया की जगत से, तो मैंने आज सोचा कि आपको पास रखूं। और ये कहानी नहीं, वास्तविक घटना है, क्योंकि मैं हर वास्तविक घटना को आपके सामने लेकर आता हूं, जिसको आप चाहे न्यूज़ समझ लीजिए चाहे कहानी समझ लीजिए। तो चलिए मैं रखता हूं इसी के साथ, और आप भी सोचिए कि ऐसे कातिल जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, फिर उनको कैसे पकड़ना क्या मुमकिन हो पाएगा अगर वो पूरी तरीके से अपना छुपा लें। हाँ, एआई की मदद से अगर उनको पकड़ा जा सकता है तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर वो फेसबुक पर अगर उनकी फ़ोटो भी अपलोड ना हुई होती तो कैसे पकड़ा जा सकता है। सरकार इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी और जिससे लोग थरथरा जाएँ, काँप जाएँ, और हो सकता है कार्रवाई जो होगी, उनको सज़ा जो होगी वो बहुत ही गंभीर धाराओं में ही होगी। जय हिंद, जय भारत।